जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में। तो अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और 3 मार्च को आपको बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम देना है तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बिना आप बायोलॉजी के अंदर 70 में 70 नंबर की कल्पना नहीं कर सकते हो। विदाउट इस वीडियो को देखने, विदाउट इन टॉपिक को पढ़े आप 70 में 70 नंबर नहीं ला सकते हो। मैं लिख कर दे दूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चों आज हम आपको हर साल पेपर में आने वाले जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंतर होते हैं वो बताने वाला हूँ, और इनको पढ़ लो, जाकर पेपर में छाप देना। सबसे आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को पता है 1 से 2 अंतर हर साल आपके बोर्ड के पेपर में आते रहते हैं। कोई यही ऐसा साल होगा जब ना पूछे जाएं, अन्यथा आप देखेंगे पेपर, आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या अनसॉल्व पेपर या गेस्ट पेपर आप उठा के देख लेना, जो अंतर है बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर में कैसे करना इस चीज़ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी टॉपिक एक बार पढ़ लेना, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, अंतिम समय बचा हुआ है। तो इन टॉपिक को आपको पढ़कर जाना है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको यहीं पर लर्न कराया दिया जाए। नहीं हो पाता तो एक बार रिवीजन कर लेना, 100% आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, देखो पहला है बच्चों कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में कोई 3 अंतर लिखो, और ज्यादा आपसे पूछा जाता है 4, नहीं तो 3 या 2 ही ज्यादातर बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में क्या अंतर होते हैं समझ लो। देखो, लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के पराग कोष में विकसित होती है। जो लघु बीजाणुधानी होती है वो पुंकेसर के पराग कोष में विकसित होती है। ठीक है, क्योंकि ये मेल पार्ट्स होता है इसीलिए। गुरु बीजाणुधानी यानी कि अंडक के अंडाशय जो होता है उसके जरायु में विकसित होती है। अंडाशय का जरायु जो होता है उसमें विकसित होता है गुरु बीजाणुधानी, या गुरु बीजाणुधानी को ही हम बच्चों अंडक भी कहते हैं। अंडक का जो होता है उस अंडक के अंडाशय में जरायु से विकसित होती है। ठीक है, गुरु बीजाणुधानी को हम बीजांड भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला एक पॉइंट, लघु बीजाणुधानी चारों ओर से बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा, मध्य त्वचा तथा टेपिटम से घिरी होती है। यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, इंग्लिश में होते हैं। तो इसमें लेयर नंबर ऑफ लेयर जो होती हैं 4 परतें होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी टेपिटम। वहीं पर गुरु बीजाणुधानी चारों ओर से बाह्य त्वचा और बाह्य और अंतः अध्यावरण, जिनको इंटेगुमेंट कहते हैं, यानी कि किससे घिरी रहती है? अध्यावरणों से घिरी रहती है। ठीक है, तो ये 2 अंतर जो है इसके मुख्य अंतर हो गए। ठीक है, लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु कौन होते हैं? परागकणों का निर्माण होता है। गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, अंडाणु का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण, गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक, चौथा, लघु बीजाणु यानी कि परागकण जो होते हैं वो रेखीय यानी कि चतुष्क होते हैं, यानी कि टी आकार के अथवा क्रॉसिंग चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। वहीं पर गुरु बीजाणु जो होते हैं रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, देखो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। ठीक है, इसमें 3 निष्क्रिय हो जाते हैं, 1 सक्रिय हो जाता है, वो सारी चीज़ें हैं, बट इसमें ये रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो ये जो थे 4 अंतर जो थे लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बारे में थे। क्योंकि ये लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी पर अंतर जो है आप देखते हैं कि बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप इन्हें तैयार जरूर करके जाएंगे। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? देखो बच्चों, अगला आपका अंतर है मानव व कपि में अंतर। एक क्वेश्चन जो है आप किस लिए बताया जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष आपका विकास वाला चैप्टर जो ऐड हुआ है, इंक्लूड हुआ आपके सिलेबस में, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखो इसमें 3 से 4 या 5 हमें अंतर लिखना है मानव और कपि के बारे में। तो देखो मानव जो है मोस्टली स्थलीय वास करते थे, वहीं पर जो कपि थे प्रमुख रूप से वृक्षाश्रयी वास करते थे। ठीक है, दूसरा अंतर है कम बाल शरीर के सीमित भागों पर होते हैं। देखो हमारे अंदर, हम मानव के अंदर बाल जो हैं कम भी होते हैं, साथ साथ शरीर के सीमित भागों पर होते हैं। शरीर के जो सीमित भाग होते हैं वहीं पर होते हैं। वहीं पर जो कपि थे अधिक बाल होते थे और उनके पूरे शरीर पर भाग होते हैं, यानी कि पूरे शरीर पर बाल अच्छे से अधिक होते थे। ठीक है, ओंठ बाहर की ओर घूमे हुए, ऊपरी ओंठ पर मध्यवर्ती खांच, यानी कि ओंठ जो है बाहर की ओर घूमे हुए, ऊपरी ओंठ पर मध्यवर्ती खांच आप देखेंगे आपके अंदर दिखाई देती है। ठीक है, ऊपरी ओंठ बाहर की ओर घूमे हुए नहीं, कपियों में ऐसा नहीं था। ऊपरी ओंठ पर खांच भी नहीं थी। ठीक है, ये अंतर हो गया। अगला, मस्तिष्क एवं कपाल गुहा काफी बड़ी। मस्तिष्क इनका हम लोगों का और कपाल गुहा काफी बड़ी होती है, इसलिए माथा विकसित होता है। मस्तिष्क और कपाल गुहा एवं माथा क्या होता था, इनके अंदर छोटा होता था। शिशु एवं बाल्यावस्था लंबी होती थी, शिशु एवं बाल्यावस्था अपेक्षाकृत कम होती, क्योंकि उतने ज़्यादा साधन नहीं थे। ठीक, तो ये जो कुछ अंतर थे मानव एवं कपियों में अंतर, और एक क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है, तो इसी आप अच्छे से तैयार करके जरूर जाएंगे। समझ गए इस चीज़ को? ठीक है, अगला देखो, अगला आपका है
सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। इससे पहले हम एक बार सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा को पढ़ लेते हैं, फिर हम सक्रिय और निष्क्रिय को पढ़ेंगे, क्योंकि सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी आता है, और एक आपका आता है सहज प्रतिरक्षा क्या होती है और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड के पेपर में आता है। तो देखो, सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। सहज प्रतिरक्षा जो एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, विशिष्ट प्रतिरक्षा नहीं होती। सहज प्रतिरक्षा हमारे माता पिता से हमें मिलती है, यानी कि जन्मजात होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा उपार्जित रोगों के विशिष्ट होती है, उपार्जित रोगों विशिष्ट होती है, ठीक है। यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा को हम लोग बाद में अर्जित कर लेते हैं। यह जन्म के समय से मौजूद होती है। जो सहज प्रतिरक्षा या इसी को जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, तो क्योंकि ये जन्म से हमारे अंदर उपस्थित होती है। इसका अविलक्षण स्मृति यानी कि बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड कोशिकाएं हैं। ये क्या है, एक मेमोरी की प्रतिरक्षा होती है, ठीक है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने में के लिए अर्जित होती है। यानी कि जो हमारी सहज प्रतिरक्षा जन्मजात प्रतिरक्षा है, जो हमें माता पिता से मिली है, या हमारी पहले से जो प्रतिरक्षा है, ये क्या करती है, हमारे शरीर में बाह्य कारक से जो प्रवेश करने वाले विषाणु वायरस होते हैं उनमें अवरोध खड़ा करने का कार्य करती है। जैसे बच्चों, हमारे अंदर शारीरिक अवरोध है, कार्यकीय अवरोध है, कोशिकीय अवरोध है, साइटोकाइनिन हमारे सेल के अंदर पहुंच जाता है, कोई बैक्टीरिया उसको साइटोकाइनिन मार देता है। शारीरिक अवरोध है, जैसे बच्चों आपके कान पर बाल हैं, नाक में बाल हैं, नाक में चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, ठीक है, तो वो उसमें भी कई बैक्टीरिया वायरस चिपक जाते हैं, तो ये सारे अवरोध ही हैं, ठीक है। और लार में एंजाइम पाए जाते हैं, ये भी उसी का तो एग्जाम्पल है। मुंह की लार में जो एंजाइम होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, ये भी अवरोध का ही कार्य करते हैं। वहीं पर उपार्जित प्रतिरक्षा में हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया देता है, अनुक्रिया करता है। बाद में उसी रोगजनक का सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता के साथ द्वितीयक अनुक्रिया होती है और स्मृति पर आधारित होती है। होता क्या, जब हमारे शरीर में कोई रोगजनक आता है, उससे संक्रमित हो जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन जाती हैं। जब वो दूसरी टाइम आता है तो उसमें धड़ल्ले से अटैक होता है और एकदम उसको मार दिया जाता है। बट इसमें प्रक्रिया जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है स्पीड में होती है और ये इसकी थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो मानव में चेचक की बीमारी के लिए प्रतिरक्षा, ठीक है। इसके उदाहरण की बात करें तो मानव में त्वचा रोगाणुओं के शरीर में रोग को प्रवेश करने से रोकती है, ठीक है। मुंह की लार, आंखों के आंसू रोगाणुओं में वृद्धि को रोकते हैं। ये सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। अगला देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। तो देखो, मेजबान के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा सक्रिय रूप से प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। हमारे शरीर के अंदर सक्रिय रूप से अगर कोई प्रतिरक्षा उत्पन्न हो रही है उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे। मेजबान द्वारा निष्क्रिय रूप से प्रतिरक्षा ग्रहण करना, मेजबान का प्रतिरक्षा तंत्र भागीदारी नहीं करता, स्वयं बनाता है। इसका प्रतिरक्षा तंत्र भाग नहीं लेता है, वो स्वयं बनाता है, ठीक है। संक्रमण द्वारा प्रेरित या प्रतिरक्षा प्रेरक के द्वारा, संपर्क द्वारा, टीके के द्वारा। जैसे बच्चों, जब हम टीका लगवाते हैं, जब आप देख रहे हैं जो वैक्सीन लगती हैं उनमें क्या होता है, मृत जीव ही होते हैं। उन मृत जीवों को हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है। उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं वो शरीर के अंदर अटैक कर दें, बट होता क्या, उनको अंदर डाला जाता है तो हमारे अंदर नेचुरली उनके प्रति एंटीबायोटिक बन जाती है, जिससे क्या होता है अगली बार वो कोई अगर जीव आता है उससे रिलेटेड आता है तो वो एकदम मार देती हैं। बट इसमें क्या होता है, बनी बनाई उसके अंदर प्रवेश करा दी जाती है कि लो ये इसके विरुद्ध हैं, इनको मार डालो। ये होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा में, ठीक है। प्रतिरक्षा प्रभाव लंबे समय के लिए और अधिक प्रभावी होता है। जो सक्रिय अगर हमारे अंदर कुछ बन रहा है अपने आप से, वो लंबे समय के लिए भी रहेगा और अधिक प्रभावी भी रहेगा। वहीं पर अगर हम किसी भी चीज़ को डाल रहे हैं, हम किसी का एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो उसी टाइम के लिए रहता है, बाद में वो भूल जाता है। प्रतिरक्षा एक सुसुप्त काल के बाद उत्पन्न होती है, कुछ टाइम के बाद उत्पन्न होती है। ये प्रतिरक्षा तुरंत उत्पन्न हो जाती है। ये आप किसी की दवाई खाते हैं वो तुरंत फायदा देती है, बट अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं, कोई एंटीबायोटिक उसके रिलेटेड लेते हैं तो वो आता है तो उसके पहचानता है, उसके बाद में उस पर अटैक करता है। बट ये जो है जड़ से खत्म करती है, तुरंत मार देती है, पता नहीं जड़ से गया या नहीं गया। बचाव के लिए शरीर अवरोध बढ़ाने में प्रयुक्त, ये तीव्र संक्रमण के लिए उपचार के लिए प्रयुक्त होती है। ये एकदम अगर कोई चीज़ हो गया, तीव्र संक्रमण हुआ, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें हमारे लिए अच्छी कौन सी होती है, सक्रिय या निष्क्रिय, सक्रिय प्रतिरक्षा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट हम जो भी खाते हैं वो सारी निष्क्रिय प्रतिरक्षा ही होती है, ठीक है। अगला देखो और लास्ट, डीएनए तथा आरएनए में विभेद कीजिए। एक अंतर आता है डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है, डीएनए का फुल फॉर्म, और इसका होता है राइबोस शर्करा। या फिर हम लिख सकते हैं इसमें डीएनए डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है या फिर इसमें राइबोस शर्करा होती है। ये इसका एक अंतर हो गया, ठीक है।
इसमें क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। इसमें जो क्षारक होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन, उसमें क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होता है। बट इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। इसमें क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। ये दो रज्जुकी होती है, यानी कि डबल हेलिक्स होता है, कुंडलित होती है। यह एक रज्जुकी होता है, ठीक है, आरएनए। यह स्वयं प्रकृतिगत हो जाता है, यानी कि स्वयं का डुप्लीकेट बना लेता है, स्वयं रिप्लिकेट कर लेता है। यह स्वयं प्रकृति नहीं हो पाता है, प्रकृतियन नहीं हो पाता है, और इसका निर्माण डीएनए के द्वारा ही होता है। किसका, आरएनए। यानी कि स्वयं के द्वारा अपनी प्रतियां बना लेता है, स्वयं के द्वारा अपनी प्रतियां नहीं बना पाता है, क्योंकि इसका निर्माण जो है डीएनए के द्वारा होता है। समझ गए। तो एक जो 5 से 6 जो महत्वपूर्ण अंतर थे वो मैंने आपसे बता दिए, क्योंकि अगर एक बोर्ड के पेपर में आते हैं तो आप पढ़ लेंगे। अगर बच्चों इन अंतर का नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें फॉलो करके डीएम कर देना कि सर हमें जो महत्वपूर्ण अंतर का वीडियो है उसका लिंक चाहिए या उसका पीडीएफ चाहिए। आप कह देना कि सर इसके पीडीएफ चाहिए, आप हमें पीडीएफ दे दीजिए, मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे जाना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।